हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गुरुत्वाकर्षण से संबंधित अध्याय को प्रारंभ किया था और उसके संदर्भ में हम लोगों ने कुछ जानकारी हासिल किया था बच्चों, है ना। जैसे उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने प्राप्त किया था बच्चों, और गुरुत्वाकर्षण टॉर्क क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल किया था। और साथ ही कुछ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो चलिए आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जो न्यूटन का नियम था उसका आज सदिशीय रूप हम लोग आज प्राप्त करते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। अपने साथ आप लोग कॉपी कलम को लेकर के बैठेंगे ताकि यहाँ पर जो भी कुछ बताया जाएगा बच्चों उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिशीय निरूपण किस प्रकार किया जाता है। चलिए देखिए, न्यूटन के नियम का सदिशीय निरूपण, है ना। न्यूटन के नियम का सदिशीय निरूपण करते हैं, है ना। न्यूटन के नियम का सदिशीय निरूपण हम लोग करेंगे बच्चों। तो कल्पना करते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक कोई द्रव्यमान है, यहाँ पर भी एक कोई द्रव्यमान है। ये दो प्रकार के द्रव्यमान है ना। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है ना। दोनों के बीच की दूरी जो है बच्चों वो r है ना। दोनों के बीच की दूरी r है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण में कि कोई भी द्रव्यमान जो होते हैं, दो द्रव्यमान आपस में बल, है ना, मतलब महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं या बल आरोपित करते हैं। मतलब m1 द्रव्यमान के कारण m2 पर बल लगेगा और m2 द्रव्यमान के कारण m1 पर भी बल लगेगा। तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं बच्चों कि ये दोनों, है ना, द्रव्यमान को मिलाने वाली एक रेखा है और m1 द्रव्यमान के कारण m2 द्रव्यमान पर जो बल लग रहा है उसको हम लोग देते हैं F12, ये वेक्टर हो गया बच्चों। और m2 द्रव्यमान के कारण जो m1 द्रव्यमान पर जो बल लग रहा है उसका हम लोग मान देते हैं F21 वेक्टर, है ना। अब देखिए, m1 द्रव्यमान के कारण m2 द्रव्यमान पर जो बल लग रहा है उस बल की दिशा जो होगी बच्चों उसको हम लोग इस प्रकार देंगे, है ना, R12 कैप। इसी प्रकार, है ना, m2 द्रव्यमान के कारण जो m1 द्रव्यमान पर बल लग रहा है उसकी दिशा हम लोग देंगे बच्चों R2, है ना, 1 कैप। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ लिखते हैं। देखिए माना m1 तथा m2, है ना, माना m1 तथा m2 दो द्रव्यमान, है ना, दो द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी, है ना, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, है ना, r दूरी पर स्थित हैं। द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान m1 के कारण, है ना, द्रव्यमान m1 के कारण m2 पर बल F12 वेक्टर है ना, F12 वेक्टर है तथा इस बल की दिशा R12 कैप है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैप को, है ना, कैप किसी भी राशि के ऊपर रहे तो वो उसकी दिशा को व्यक्त करता है। इसी प्रकार, है ना, देखिए इसी प्रकार द्रव्यमान, है ना, इसी प्रकार द्रव्यमान m2 के कारण, है ना, इसी प्रकार द्रव्यमान m2 के कारण m1 पर बल F21 वेक्टर है तथा इस बल की दिशा, है ना, तथा इस बल की दिशा किधर होगी बच्चों? मैंने आप लोगों को फिगर में दिखाया है। इस बल की दिशा R21 कैप है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या हो सकता है? तो देखिए न्यूटन के, है ना, गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से
F12 को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करेंगे, F12 वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस जी, है ना, GM1 इंटू M2 बाय, है ना, और यहाँ पर आप दे सकते हैं R12 का स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी मॉड में हो जाएगा बच्चों, और दिशा है कि नहीं, दिशा यहाँ पर होगा R12 कैप। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। आप यहाँ पर कहेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह क्यों दिया गया है, तो ऋणात्मक चिन्ह जो है आकर्षण प्रकृति को दर्शाता है। देखिए ऋणात्मक चिन्ह, है ना, ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण प्रकृति को दर्शाता है ना, आकर्षण प्रकृति को दर्शाता है ना, आकर्षण प्रकृति को दर्शाता है बच्चों। इसी प्रकार हम लोग भी लिख सकते हैं, देखिए, है ना, इसी प्रकार F21 को भी हम लोग लिखेंगे। F21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस GM1 इंटू बाय R21, मॉड भी दे सकते हैं बच्चों इसमें, है ना, मॉड का स्क्वायर हो गया, और ये होगा R21 कैप, है ना। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब देखिए सदिश की जो परिभाषा होती है बच्चों देखिए सदिश की परिभाषा से, है ना, सदिश की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, सदिश की परिभाषा होता है, हम R12 को लेकर के चलते हैं। यदि हम लोग R12 यदि एक सदिश होगा तो ये किसके किसके बराबर होगा, परिमाण और दिशा के बराबर होगा। इसका मतलब इसका परिमाण को हम लोग मॉड में लिखेंगे, मॉड R12, और इसी प्रकार हो जाएगा R12 कैप। तो हम लोग इससे क्या करेंगे कि R12 कैप का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर बाय मॉड R12 हो जाएगा। अब इस R12 का वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि R12 कैप है, तो इस R12 कैप का वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखिए R12 कैप, है ना, R12 कैप का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे बच्चों, तो हमको F12 वेक्टर का वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, GM1 M2, है ना, बाय R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R12 का कैप का वैल्यू रखेंगे तो R12 वेक्टर बाय मॉड R12 हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज, इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस GM1 इंटू M2 बाय, ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R12 का क्यूब हो गया, और इधर वेक्टर हो जाएगा R12 वेक्टर। तो इसको हम लोग फाइनली समीकरण नंबर A मान लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार F21 को भी हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसके हम लोग कैप को यदि चेंज करेंगे सदिश के नियम के अनुसार तो कुछ इसी प्रकार का समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार समीकरण 2 को भी लिखा जा सकता है, समीकरण 2 को भी लिखा जा सकता है ना, समीकरण 2 को भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, है ना, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस GM1 इंटू M2 बाय, है कि नहीं, R21 का क्यूब हो जाएगा इधर, और R21 वेक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर B कहेंगे, है ना बच्चों। देखिए अब हम लोग एक सदिश का नियम और भी जान रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में आपको ये बताया गया है कि, है ना, वेक्टर R12 का डायरेक्शन जो होता है वो इधर हो गया, R12 का डायरेक्शन है ये, है ना, और वेक्टर R21 का डायरेक्शन इधर हो गया। मतलब दोनों ही वेक्टर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि हम एक वेक्टर को उल्टा करके एक ही डायरेक्शन में लाना चाहेंगे तो इसको हम लोग माइनस का साइन यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि इस वेक्टर को हम लोग पलट देना चाहेंगे इस प्रकार, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस R, तो पलटेगा तो इसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2, है ना। देखिए यहाँ पर वेक्टर, और ये यहाँ पर हो जाएगा R21 यहाँ पर वेक्टर। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया बच्चों, सिर्फ माइनस साइन से यहाँ पर अलग हो गया। सदिश के नियम से हम ये बात जानते हैं कि सदिश की यदि दिशा बदला जाए तो उसमें एक माइनस साइन दिया जाता है ना। तो चलिए इस मान को हम लोग पलट करके यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो हमको क्या मान मिलेगा। देखिए समीकरण नंबर 1 A से, समीकरण A से,
है ना, समीकरण ए से। और दोनों ही सदिश का मॉड परिमाण तो आपस में बराबर है, क्योंकि दूरी तो दोनों का सेम है बच्चों, तो ये मॉड में आपस में बराबर हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश R12 इज इक्वल टू सदिश, है ना, 2 1, ये दोनों आपस में बराबर हैं, है कि नहीं। और दूसरी बात है कि यदि दोनों बराबर हैं तो दोनों का मॉड भी आपस में बराबर हो जाएगा, R21 ये मॉड आपस में बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए समीकरण नंबर ए से, तो एफ, है ना, 12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी, और ये हो गया M1 इंटू M2 बाय, है ना, आर, देखिए 1 2 का होल क्यूब हो गया। और इधर देखिए इसको हम लोग क्या बदलेंगे, R12 को चिन्ह माइनस का दे करके R21 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर 21 दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चिन्ह को मैंने बदल दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, वेक्टर R21 आ गया, है ना। अब देखिए ये चिन्ह को यहाँ पे लाएंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, या फिर आप लोग ऐसे ही रहने दें, है ना। तो अब देखिए समीकरण नंबर बी से इसका वैल्यू क्या हो गया, सिर्फ माइनस को छोड़ करके, या फिर एक स्टेप आप इसमें और लिख सकते हैं। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू पूरे से हम लोग माइनस को, इससे हम लोग माइनस को बाहर रख दिए, और ये टर्म को हम लोग माइनस के अंदर ही रहने दिए। तो ये हो गया G1 इंटू जी M1 इंटू M2 बाय, है ना, R मॉड 12 का होल क्यूब R21, है ना, वेक्टर। अब देखिए समीकरण, ये तो समीकरण नंबर बी है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण बी से क्या लिख सकते हैं, देखिए समीकरण बी से कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू, समीकरण नंबर बी से हम लोग यूज़ करेंगे समीकरण, है ना, बी से। तो ये जो टर्म है मेरा वो क्या है, F21 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F21 वेक्टर। तो ये नियम हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ बच्चों। ऐसे आप यदि सदिशीय नियम लिखना चाहेंगे न्यूटन के नियम का, तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर बी, ये दोनों ही जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सदिशीय निरूपण है, इसी को कहते हैं, है ना। यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ कि समीकरण ए तथा बी, है ना, समीकरण ए तथा बी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सदिशीय रूप है ना, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सदिशीय रूप है ना। लेकिन हमको यहाँ पर देखिए जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, तो हमको यहाँ पर एक और समीकरण हमको प्राप्त होता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, है ना। तो ये चीज़ हमको क्या बता रहा है, ये चीज़ हमको बता रहा है कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है कि नहीं। देखिए समीकरण हमको बताता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम, है ना, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों। देखिए थोड़ा सा वेक्टर में कन्फ्यूज़न यदि होगा तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत कर सकती है, लेकिन आप यदि वेक्टर को अच्छी तरह से जान रहे हैं तो इस चीज़ को जानने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। ये बहुत आसान है, सिर्फ मैंने क्या किया है, माइनस के साइन को चेंज करने के लिए डायरेक्शन बदल दिया है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सदिश की दिशा को यदि बदला जाए तो उसमें माइनस लगा दिया जाता है, और साथ में ही R12 और R21 दोनों एक ही वेक्टर है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो निश्चित है, उसके परिमाण आपस में बराबर है। मैंने पलट दिया तो दिशा भी आपस में बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग R12 वेक्टर को R21 वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट का यूज मैंने यहाँ पर किया। तो इसका मान समीकरण बी के बराबर होता है, तो मैंने बी का वैल्यू को F21 यहाँ पर रख करके और माइनस साइन लगा दिया। तो ये जो नियम निकला वो न्यूटन के तृतीय गति नियम का मैंने देखा कि वो पालन कर रहा है। तो ये है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सदिशीय नियम का एक प्रकार का अनुप्रयोग। इससे मुझे दो बातें स्पष्ट होती है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सदिशीय नियम को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, और साथ में हमको ये बात की भी जानकारी होती है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करती है, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है, विपरीत होती है, इस बात को हम लोगों को बताता है। इससे हमको एक बात की जानकारी मिलती है कि गुरुत्वाकर्षण नियम जो होती है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है इसमें, है ना, क्रिया और प्रतिक्रिया। इसका मतलब यदि कोई वस्तु एक दूसरे पर बल लगाता है तो दूसरे वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाएगा, तो इसको हम लोग
लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन और रिएक्शन का नियम भी हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से होते हैं, इसका फैक्टर क्या क्या होते हैं, ये क्या क्या चीज़ हमको बतलाता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए तो चलिए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानने का प्रयास करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होते हैं। मैंने क्या बोला कि गुरुत्वाकर्षण नियम के या गुरुत्वाकर्षण बल के महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होते हैं, महत्वपूर्ण गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला गुण तो आप लोगों ने जाना बच्चों, एक चीज़ है ना कि गुरुत्वाकर्षण नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही होते हैं, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर होता है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होती है। ये तो हम लोग न्यूटन का तृतीय गति नियम से ही हम लोग जानते हैं बच्चों। तो सबसे पहला नियम कि दो पिंडों के मध्य, देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिख देते हैं कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ना की क्रिया तथा प्रतिक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया है ना, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया तथा प्रतिक्रिया है ना, प्रतिक्रिया एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, है ना, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसका परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होता है ना, जिसका परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होता है। तो सबसे पहला इसका गुण हो गया कि दोनों ही बल जो होते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया मिलकर के एक बल, मतलब एक आप कह सकते हैं कि दो पिंडों के मध्य में एक बल का एक पेयर बनाते हैं, बल पेयर, क्रिया का बल और प्रतिक्रिया का बल एक पेयर बनाते हैं, युग्म का निर्माण करते हैं, है ना, जिसकी दिशा विपरीत होती है लेकिन परिमाण में वो दोनों बल आपस में समान होते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर में जो गुण होता है बच्चों, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक केंद्रीय बल होता है ना, हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय बल देखिए किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल, एक सेंट्रल फोर्स होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल मतलब क्या होता है कि यह बल हमेशा दोनों पिंडों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है ना, इसे ही हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। अर्थात यह बल है ना, अर्थात यह बल हमेशा है ना, अर्थात यह बल हमेशा कि दोनों पिंडों को है ना, दोनों पिंडों को जोड़ने वाली रेखा, दोनों पिंडों को जोड़ने वाली रेखा के है ना, रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अनुदिश कार्य करता है, दोनों पिंडों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तीसरा बात होती है बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। वहीं यदि आप दो आवेश ले लीजिए बच्चों, दो आवेश के बीच में जो बल लगता है, उन बलों के बीच जो मान होता है, बल का मान या परिमाण जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। उसी प्रकार यदि दो चुंबक के दो ध्रुव ले लीजिए तो दोनों ध्रुवों के बीच में जो बल लगता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो दो द्रव्यमानों के बीच में लग रहा है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने क्या बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का मान है ना, देखिए पिंडों के बीच के माध्यम, पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है ना, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। तीसरी बात क्या होती है कि है ना कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान, यदि दो पिंड के बीच में यदि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और यदि उस दोनों पिंडों के बीच में एक तीसरा यदि पिंड रख दिया जाए तो दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल का मान तीसरे पिंड से प्रभावित नहीं होता है ना। हमने क्या बोला, देखिए कि दो पिंडों के बीच है ना, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल,
दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान, है ना, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान, है ना, बल का मान किसी तीसरे पिंड से प्रभावित नहीं होता, किसी तीसरे पिंड से, है ना, किसी तीसरे पिंड से प्रभावित नहीं होता है, किसी तीसरे पिंड से प्रभावित नहीं होता है, किसी तीसरे पिंड से प्रभावित नहीं होता है। तो ये बात समझ में आया बच्चों आप लोगों को। इसके 5वां नंबर का फैक्टर होता है क्या, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है, यदि दो पिंड हल्के होते हैं, हल्के पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान एकदम नगण्य होता है ना। लेकिन वहीं यदि पिंड बड़े बड़े पिंड हो, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, गैलेक्सी है ना, नक्षत्र हैं, तो इन प्रकार के पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि हल्के पिंडों, देखिए हल्के पिंडों, है ना, हल्के पिंडों के बीच, हल्के पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान, है ना, हल्के पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान नगण्य होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान नगण्य होता है। वहीं बड़े बड़े पिंड, है ना, वहीं बड़े बड़े पिंडों के बीच, वहीं बड़े बड़े पिंडों, पिंडों का मतलब जैसे हो गया आकाशीय पिंड, है ना, आकाशीय पिंड, है ना, आकाशीय पिंड में आप लोग समझ रहे हैं बच्चों, जैसे ग्रह होगा, है ना, सूर्य हो गया, तारे हो गए, तो इन सभी उल्का पिंड हो गए, है ना, जिसका डायमीटर लगभग किलोमीटर में होता है बच्चों, तो उन सभी बड़े बड़े पिंडों के बीच में जो, है ना, बल लगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन देखिए वहीं बड़े बड़े पिंड जैसे आकाशीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि हमारे ही सोलर सिस्टम में देख लीजिए बच्चों कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी जो होती है अंतरिक्ष में लटकी हुई है ना। तो आखिर वो क्यों लटकी हुई है, आप देख जान पा रहे हैं, इतना अधिक उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि वो पृथ्वी जो होती है सूरज को छोड़ करके कहीं अन्य जगह नहीं जा सकती है, सिर्फ उसके परितः घूर्णन गति ही कर सकती है। देखिए छठा नंबर में जो गुण होगा बच्चों वो ये होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक दीर्घ परासी बल होता है ना, वो अल्प दूरी के पर रखे दो वस्तु के लिए प्रभावित नहीं होता है, प्रभाव उसमें उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जब दूर पर यदि बहुत ज़्यादा दूर यदि दो वस्तु रखी गई है ना, तो उस पर वो प्रभाव अपना उत्पन्न करता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ परासी होती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ परासी होती है, दीर्घ परासी होती है, दीर्घ परासी होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स इसको भी कहा जाता है ना बच्चों। ये एक दीर्घ परासी बल होती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं बच्चों कि हमारे ही यदि पृथ्वी पर यदि दो पिंड मौजूद होते हैं तो उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यदि सूर्य और पृथ्वी के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो इतना ज़्यादा बल होता है कि है ना, सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर पृथ्वी नहीं जा सकती है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम यदि पृथ्वी पर मौजूद हैं तो हम भी जो होते हैं या पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी पिंड जो होते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर नहीं जा सकती है। यदि वो दूर जाने का प्रयास करती है ना, तो पृथ्वी उसे पुनः अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो कम दूरी के लिए ये बल जो होती है बहुत प्रभाव नहीं डालती है, कम प्रभाव डालती है, लेकिन जब दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो ये प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ बच्चों आपको, उदाहरण है ना, सूरज और पृथ्वी के बीच में, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान, गुरुत्वाकर्षण का बल का मान लगभग 10 पर पावर, है ना, 27 न्यूटन होता है, 10 पर पावर 27 न्यूटन होता है। जबकि इन दोनों के बीच की दूरी, है ना, जबकि इनके बीच की दूरी, जबकि इनके बीच की दूरी लगभग कितना होती है, 1.5 गुना 10 पर पावर 8 किलोमीटर होती है,
तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी अधिक दूरी है। सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी 1.5 गुना 10 पे पावर 8 किलोमीटर होता है, तब ये बल प्रभावी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कितना बल हो गया? लगभग 10 पे पावर 27 न्यूटन बल लगता है। तो ये तो था गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बच्चों। लेकिन आप, यदि हम बोलना चाहेंगे कि आप, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का कुछ उदाहरण दें, तो चलिए हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ उदाहरण देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ उदाहरण हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ उदाहरण, है ना, क्या उदाहरण? गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण क्या होगा? तो सबसे पहला उदाहरण आपके पास है बच्चों, है ना, कि सभी ग्रह, है ना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना। तो सूरज के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र होता है उससे वो बाहर नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी ग्रह, है ना, सभी ग्रह उसका परिक्रमा करते हैं, या उसके परिक्रमा करते हैं। ये बात हो गया बच्चों। दूसरा बात होता है क्या? देखिए, बात समझिए कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे बच्चों, कभी समुद्र में यदि गए होंगे तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो होती है ना, समुद्र में ज्वार उत्पन्न होती है ना, ज्वार उत्पन्न होती है। ज्वार किसे कहते हैं? समुद्र की पानी बहुत अधिक ऊंचाई तक उठ जाती है ना, उसको हम लोग ज्वार कहते हैं। तो ये भी जो होती है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल यदि समुद्र के पानी को अपनी ओर खींच लेता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि समुद्र का पानी चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है ना। समुद्र के पानी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके वजह से चंद्रमा समुद्र के पानी को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसको हम लोग ज्वार कहते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन में, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन में, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों में या दिन में के दिन में समुद्र में ज्वार का उत्पन्न होना, है ना, ज्वार का उत्पन्न होना। तो ये एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है बच्चों, है ना, ज्वार का उत्पन्न होना, है ना। दूसरी बात क्या होता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल का मौजूद होना, ये भी सबसे अच्छा उदाहरण है ना। पृथ्वी पर वायुमंडल का मौजूद होना, पृथ्वी पर वायुमंडल का, है ना, वायुमंडल की उपस्थिति, है ना, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति, गुरुत्वाकर्षण। हम लोग पलायन वेग जब पढ़ेंगे बच्चों, इसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों मौजूद होती है, या किसी और ग्रह में वायुमंडल क्यों मौजूद नहीं होती है ना। चलिए, वायुमंडल की उपस्थिति हो गया बच्चों। पृथ्वी से संबंधित ही एक बातें हम लोग और करेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, है ना, के कारण जो होती है वो हमेशा हम लोग पृथ्वी के साथ घूर्णन गति करते रहते हैं। ये भी एक गुरुत्वाकर्षण बल का है ना, बहुत अच्छा उदाहरण है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम सभी, है ना, पृथ्वी का परिक्रमा या पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं, पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं, पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। ये भी एक गुरुत्वाकर्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों। तो हम लोग, चलिए, ये तो उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा बच्चों गुरुत्वाकर्षण। आप लोग अपने आसपास के चीज़ों में देखें, है ना, ब्रह्मांड के सभी 2 बड़े बड़े पिंडों के बीच में इसे देखने का प्रयास करें तो आपको बहुत सारा उदाहरण जो है इसमें हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ नई चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि, है ना, गुरुत्व त्वरण किसे कहते हैं ना। सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं कि गुरुत्व त्वरण, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। आखिर किसी स्वतंत्र, है ना, गिरते हुए वस्तु में त्वरण कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में इसमें लिखूंगा बच्चों कि देखिए मान लेते हैं कि ये एक पृथ्वी की सतह है ना, और इसके किसी ऊंचाई पर कोई एक वस्तु यहाँ पर रखी गई है, अहम द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा गया है। जैसे ही वस्तु यदि पृथ्वी की ओर गिरना शुरू करती है या गिरती है ना, तो धीरे धीरे इस वस्तु का वेग जो होती है वह बढ़ते जाती है। प्रारंभ में वस्तु तो विराम की अवस्था में थी, जब वो गिरना शुरू करती है तो पिंड का वेग जो होती है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक वृद्धि होती है। मतलब कह सकते हैं कि इसको हम लोग 1 नंबर का पॉइंट कह दें और यहाँ पर 2 नंबर का पॉइंट कह दें गिरने की अवस्था में। यदि यहाँ इसको 3 नंबर का पॉइंट कह दें, इसको 4 नंबर का पॉइंट, इसको 5 नंबर का, और पृथ्वी की सतह पर 6 नंबर के पॉइंट को कह देते हैं। इसको मैंने एक क्रम के अनुसार विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर तो वेग उसका 0 है, इस अवस्था में उसका वेग क्या होगा बच्चों, 0 होता है। लेकिन गिरने की अवस्था में उसकी वेग में कुछ वृद्धि होती है। जैसे ही वो 1 पॉइंट पर पहुंचता है तो उसका वेग बढ़ता है, लेकिन जैसे ही 2 पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका वेग और बढ़ जाएगा, 3 पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका वेग और बढ़ेगा। इसी प्रकार जो होती है क्रम के अनुसार बिंदु पर उसका वेग में वृद्धि होते जाती है ना। तो इसका मतलब है कि वेग में वृद्धि हो रही है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन के कारण ही तो त्वरण उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी गिरते हुए वस्तु में उत्पन्न वेग परिवर्तन के कारण उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर वेग का मान जो होगा बच्चों, यहाँ सबसे ज़्यादा वेग होगा v6 है ना, उसके बाद होगा v5, उसके बाद होगा v4, उसके बाद होगा v3 है ना, उसके बाद होगा v2 है ना, इस प्रकार होगा v1। तो वेग में वृद्धि हमेशा होते जाती है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेग है ना कब होगा, जब वो वस्तु पृथ्वी की सतह पर होगी, सतह के समीप होगी, उस समय जो होगा उस पिंड का वेग सबसे ज़्यादा होता है ना। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों कि देखिए अब मैं इसका परिभाषा लिखूंगा कि पृथ्वी देखिए है ना की और, देखिए पृथ्वी की और है ना, पृथ्वी की ओर गिरती है ना, पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु है ना, किसी वस्तु में निरंतर वेग वृद्धि होती है ना, पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु में निरंतर वेग वृद्धि होती है, निरंतर वेग वृद्धि होती है ना। इस वेग वृद्धि के कारण है ना, इस वेग वृद्धि के कारण है ना, इस वेग वृद्धि के कारण वस्तु का वेग परिवर्तित होता है ना, वस्तु का वेग परिवर्तित होता है, वस्तु का वेग परिवर्तित होता है ना, वस्तु का वेग परिवर्तित होता है। और वेग परिवर्तन के कारण है ना, वेग परिवर्तन के कारण, वेग परिवर्तन के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं है ना, जिसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं है ना, जिसे गुरुत्व त्वरण कहते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी है ना। पृथ्वी की ओर गिरते किसी वस्तु में है ना हमेशा एक वेग वृद्धि होती है, जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर गिरते जाएगी उसका वेग बढ़ता जाएगा, अर्थात उसका वेग में परिवर्तन आता है, और इसी परिवर्तन के कारण जो होती है उसमें एक त्वरण उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं। और गुरुत्व त्वरण को हमेशा छोटे g से सूचित किया जाता है ना। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि देखिए गुरुत्व त्वरण को है ना, गुरुत्व त्वरण को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है ना। समझ में आ गया, गुरुत्व त्वरण को अंग्रेजी के छोटे अक्षर g से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि गुरुत्व त्वरण का व्यंजक क्या होता है, आखिर इसका व्यंजक कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग गुरुत्व त्वरण का व्यंजक हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों है ना। गुरुत्व त्वरण का व्यंजक, देखिए गुरुत्व त्वरण का व्यंजक हम लोग फाइंड करते हैं है कि नहीं, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग एक फिगर बनाते हैं, इसमें मान लेते हैं कि ये एक अर्थ है, हमारा पृथ्वी है ना, जिसका द्रव्यमान m है, और इसके सतह पर m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखी गई है ना, या कोई पिंड रखा गया है। तो इस पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा बच्चों, ऊर्ध्वाधर है ना, केंद्र की अनुदिश लगेगी
इसका भार है ना। भार मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को हम लोग उस वस्तु का भार कहते हैं। तो भार हो गया उसका केंद्र की ओर काम कर रहा है ना। तो पृथ्वी का केंद्र ये हो गया, है कि नहीं। और उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या हो गई आर, है ना। तो पृथ्वी का है ना द्रव्यमान हो गया m, और पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र, पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र तो यहीं पर हो गया, है ना। और इस m द्रव्यमान के पिंड के बीच की दूरी हो गई r। तो बता सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना बल काम करेगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, देखिए माना m द्रव्यमान, माना m द्रव्यमान, देखिए माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु, है ना, माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु m द्रव्यमान के पृथ्वी, है ना, m द्रव्यमान के पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर है ना स्थित है, इस सतह पर स्थित है ना। देखिए पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या r है ना, पृथ्वी का त्रिज्या r है। अब देखिए m द्रव्यमान, है ना, m द्रव्यमान के वस्तु का भार, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर केंद्र की ओर निर्दिष्ट होता है, ऊर्ध्वाधर केंद्र की ओर, है ना, केंद्र की ओर कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है ना। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो वस्तु का जो भार है वो भी एक प्रकार का बल है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि देखिए, तो हम लोग लिखेंगे वस्तु का भार, है ना, वस्तु का भार, है ना, इज इक्वल टू पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के कारण वस्तु पर, पृथ्वी के कारण वस्तु पर बल, है ना, वस्तु पर बल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg। तो F इज इक्वल टू हो गया mg, समीकरण नंबर 1 कहेंगे, है ना। वस्तु का भार का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी उस पर बल लगा रही है उसे अपनी केंद्र की ओर खींचने के लिए, है ना। तो वस्तु का भार इज इक्वल टू पृथ्वी के कारण वस्तु पर बल इज इक्वल टू mg होगा। अब देखिए यहाँ पर कि पृथ्वी और, है ना, वस्तु दोनों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। पृथ्वी का जो केंद्र होगा, जो गुरुत्व केंद्र होगा, है ना, उसके और वस्तु के बीच में एक बल काम करेगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण होगा। अब लिखेंगे पृथ्वी तथा, है ना, वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए पृथ्वी तथा, है ना, पृथ्वी का लिख सकते हैं, पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र तथा वस्तु के बीच, है ना, वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोग इसको एक्सप्रेशन इस प्रकार देंगे, F इज इक्वल टू mm बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा g, जिसको हम लोग जानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। तो अब देखिए ये कि वस्तु का भार जो इसके केंद्र की ओर लग रहा है ना, तो वो तो पृथ्वी के द्वारा ही लगाया गया है, बल है। और पृथ्वी तथा वस्तु के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो F इज इक्वल टू जी mm बाय आर स्क्वायर होता है, वो भी पृथ्वी के और वस्तु के बीच में लगने वाला बल है। तो अर्थात वस्तु का भार कहेंगे, वस्तु का जो भार होता है वस्तु और पृथ्वी के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ना। और यहाँ पर जो है दोनों पिंडों के बीच में, पृथ्वी और वस्तु के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियम से हम दे सकते हैं, अर्थात दोनों ही एक्सप्रेशन एक समान होगा बच्चों। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 2 होगा, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 होगा, क्योंकि दोनों ही बल जो है वस्तु और पृथ्वी के बीच में लग रहा है, चाहे वो भार हो चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, दोनों पृथ्वी और वस्तु के बीच में ही लग रहा है। तो अर्थात दोनों का रूप अलग अलग है सिर्फ, है ना। तो चलिए हम लोग ये दोनों को हल करते हैं बच्चों, कि दोनों ही बल आपस में यदि बराबर है तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, mg इज इक्वल टू, है ना, gmm बाय ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये देखिए ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो डेट सिंप्लाइज g इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, gm बाय आर स्क्वायर होगा। ये एक्सप्रेशन हमको प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त हुआ, है ना, गुरुत्व त्वरण का व्यंजक हो गया। तो आप लोग एक चीज देखते हैं बच्चों कि गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, है ना। ये समीकरण से देखिए, तो गुरुत्व त्वरण का मान लिख देता हूं कि गुरुत्व त्वरण का मान, है ना, गुरुत्व त्वरण का मान वस्तु के भार पर या द्रव्यमान पर, है ना, वस्तु के द्रव्यमान पर,
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना। सिर्फ किस पर निर्भर करता है? सिर्फ पृथ्वी के द्रव्यमान पर, है ना, सिर्फ पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों, यदि आप दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड को ले लेते हैं, है ना, बहुत अच्छा उदाहरण है। दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान, मान लेते हैं कि मेरे पास एक द्रव्यमान का एक वजन है और दूसरा जो हो गया ½ kg द्रव्यमान का कोई एक वजन है, और पृथ्वी की सतह यहाँ पर, दोनों को यदि आप गिराते हैं तो कहेंगे कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा, है ना। चूंकि हम लोग जानते हैं कि इस दोनों पिंडों पे गिरने के कारण जो उसमें गुरुत्व त्वरण उत्पन्न होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए दोनों ही पिंड एक साथ जमीन पर गिरेगा, है ना। क्योंकि दोनों ही पिंड एक साथ जमीन पर गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि दोनों ही पिंडों पर उत्पन्न गुरुत्व त्वरण का मान वो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि उस दोनों पिंडों के भार द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना, ना कि उस दोनों पिंडों के द्रव्यमान पर। इसीलिए जब दोनों वस्तु को एक साथ जमीन पर गिराया जाता है तो दोनों वस्तु एक साथ जमीन पर गिरती है ना। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है इसका, है ना। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों की गुरुत्व त्वरण का हम लोग व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम लोग द्रव्यमान पर ही यदि हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो द्रव्यमान जनरली जो होती है ना, उसको हम लोग दो कैटेगरी पर रख करके हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। ऐसे दोनों एक ही प्रकार के द्रव्यमान होते हैं, लेकिन अध्ययन उसके दो अर्थ पर किया जाता है। तो द्रव्यमान को देखिए अध्ययन की दृष्टि से दो, है ना, दो रूपों में किया जाता है। देखिए अध्ययन की दृष्टि से द्रव्यमान का अध्ययन, देखिए अध्ययन की दृष्टि से, है ना, अध्ययन की दृष्टि से द्रव्यमान का अध्ययन, है ना, द्रव्यमान का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है, दो रूपों में किया जाता है। आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा बच्चों कि द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं, ऐसा कभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि द्रव्यमान, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम लोग द्रव्यमान का अध्ययन दो रूप में करते हैं। एक देखिए, एक जो होता है जड़त्वीय द्रव्यमान, एक को कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, है ना, जड़त्वीय द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में इनर्शियल मास कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनर्शियल मास, है ना। एक को कहते हैं इनर्शियल मास और दूसरे नंबर को कहते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान, है ना। दूसरे को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय द्रव्यमान, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल मास, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल मास। तो दोनों अलग अलग नहीं होते हैं बच्चों, दोनों एक ही चीज होते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान, है ना, जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं, है ना। आप लोग इनर्शिया को पढ़ा था बच्चों और जाना था कि इनर्शिया किसको कहा जाता है, जड़त्व किसको कहते हैं। कोई भी वस्तु अपने जो है ना अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है ना, इसी गुण को उस पदार्थ का जड़त्व कहा जाता है। इसका मतलब है कि उस जितने उस पदार्थ का द्रव्यमान होगा उसमें इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होती है। तो इसी के आधार पर, है ना, गैलीलियो ने ही जो है ना इसका प्रतिपादन किया था कि द्रव्यमान को हम लोग जड़त्वीय कैटेगरी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसको इस रूप में देख सकते हैं कि किसी भी पिंड में अवस्था में परिवर्तन तभी किया जा सकता है कि जब उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए, है ना। किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न तभी किया जा सकता है जब उस पर वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाए। इसका मतलब है कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा ये उस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है। तो हम लोग पहले जड़त्व, है ना, जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में ही अध्ययन करेंगे बच्चों। देखिए इसके बारे में हम लोग जड़त्व के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नहीं बच्चों, है ना, क्योंकि जड़त्व को मैंने गति के, है ना, वीडियो में ही आप लोगों को समझा दिया था। अभी उससे थोड़ा सा हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे कि किसी भी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है ना, देखिए किसी भी पिंड में उत्पन्न त्वरण, देखिए किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण का, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण का परिमाण, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण का परिमाण इस बात पर निर्भर करता है ना, इस बात पर, है ना, इस बात पर निर्भर करता है कि, है ना, इस बात पर निर्भर करता है कि उस पिंड पर कितना बल लगाया गया है ना, उस पिंड पर कितना बल लगाया गया है, कितना बल लगाया गया है ना।
यदि आप एक तरह से कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर यदि हम ज़्यादा बल लगाते हैं तो पिंड ज़्यादा वेग से गति करेगा, यदि कम बल लगाते हैं तो पिंड कम वेग पर गति करता है ना। तो ये बातें हम लोग जानते हैं बच्चों। जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उस पिंड में उतना ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, जितना कम बल लगाएंगे उस पिंड में उतना कम त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती है बच्चों, इस बात को आप लोग याद रखिए। तो इस बात को प्रभावित करने वाला एक कारक जो है वो छुपा हुआ है। इसी कारक को हम लोग कहते हैं गुरुत्व जड़त्व द्रव्यमान कहते हैं। हम आप समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं बच्चों कि एक मान लेते हैं कि मेरे पास एक बड़ा पिंड है और एक यहाँ पर छोटा पिंड है ना। एक बड़ा पिंड है और एक यहाँ पर एक छोटा पिंड है। तो इस पर हम लोग है ना हम बल लगा रहे हैं। हम इस पर 10 न्यूटन का बल लगाए हैं बच्चों, है ना। तो इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ है। हम मान लेते हैं कि ज़्यादा बल है, आप देख पा रहे हैं 10 न्यूटन का बल लगाए हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ। लेकिन ये छोटे पिंड है और इस पिंड पर हम 5 ही न्यूटन का बल लगा दें तो इस पिंड पर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया। तो आप दोनों ही पिंड पर क्या विचार करेंगे? तो मेरा जो बोला गया बात था वो तो गलत हो गया बच्चों। मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा कि किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण का मान उस पिंड पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। तो मैंने तो इस पिंड पर ज़्यादा बल लगाया था तो इस पिंड पे तो ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐसा नहीं हुआ। इस पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया लेकिन त्वरण 2 मीटर पर सेकंड का उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर इस पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो त्वरण 7 मीटर पर सेकंड उत्पन्न हो रहा है। तो बताइए कि इस जो मेरी बातें हैं जो इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो पिंड का द्रव्यमान है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर इस पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा था इसीलिए इस पर ज़्यादा बल लगाएं फिर भी इसमें त्वरण कम उत्पन्न हुआ। यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान कम था, है ना, फिर भी इसमें कम बल लगाएं तो ज़्यादा त्वरण उत्पन्न हुआ, है ना। तो इस हम लोग ये बात को कहते हैं, ये बात सही भी है ना, कि यदि किसी पिंड पर यदि हम जितना ज़्यादा बल लगाया जाए उस पिंड पर उतना ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, ये बात सही है। लेकिन इसे प्रभावित करने वाला एक कारक वहाँ पर छुपा होता है जिसको हम लोग जड़त्व द्रव्यमान कहते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए कि आरोपित बल, है ना, देखिए आरोपित बल उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों? F समानुपाती A होगा इस प्रकार, है ना। उत्पन्न आरोपित बल, जितना किसी पिंड पर बल लगाया जाए उसमें उतना ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। तो अब हम लोग समानुपाती को तोड़ेंगे तो एक नियतांक हम लोग देंगे बच्चों जिसको हम लोग MI कहते हैं, है कि नहीं। MI और A, जहाँ MI एक नियतांक है ना, जहाँ MI एक नियतांक है जिसे जड़त्वीय द्रव्यमान कहा जाता है, जिसे जड़त्वीय द्रव्यमान कहा जाता है, जिसे जड़त्वीय द्रव्यमान कहा जाता है बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना। यहाँ पर देखिए ये बातें कथन सही तब होगी कि जब द्रव्यमान का मान नियत होगा, है ना। तो इस बात को समझने का आप प्रयास यहाँ पर करेंगे बच्चों कि मान लेते हैं कि एक पिंड का द्रव्यमान, है ना, 5 kg है। यहाँ पर भी एक पिंड का द्रव्यमान 5 kg है। इस पर मैंने, है ना, 5 न्यूटन का बल लगाया और इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब इसमें मैं 10 न्यूटन का बल लगाऊंगा, है ना, इसमें 10 न्यूटन का मैं बल लगाऊंगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यदि द्रव्यमान नियत हो तो त्वरण आरोपित बल त्वरण के समानुपाती होता है ना। तो इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो वही नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्वीय, है ना, क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहा जाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों कि जड़त्वीय द्रव्यमान को किस अर्थ में हम लोग परिभाषित करते हैं, है ना, बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जड़त्वीय द्रव्यमान जो है, देखिए जड़त्वीय द्रव्यमान आरोपित बल, है ना, आरोपित बल तथा उत्पन्न, है ना, तथा उत्पन्न त्वरण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुपात के रूप में
अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है ना, परिभाषित किया जाता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे mi इज इक्वल टू हो जाएगा F/a। तो ये हुआ मेरा जड़त्वीय द्रव्यमान। अब इसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं बच्चों कि गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, तो चलिए हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं कि गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है ना। देखिए गुरुत्वीय द्रव्यमान है ना, गुरुत्वीय द्रव्यमान। देखिए गुरुत्व द्रव्यमान के बारे में यदि बात करते हैं बच्चों, तो देखिए दो पिंडों के बीच में जो बल आपस में लगते हैं, है कि नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि दो पिंड के बीच में जो बल लगते हैं, मान लेता हूँ कि एक m द्रव्यमान है और एक छोटे m द्रव्यमान। तो दोनों द्रव्यमान का जो के बीच में जो बल लगता है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना, वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि मान लेते हैं कि दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल का मान यदि ज़्यादा होगा, तो हम लोग है ना, ऐसे ही हम लोग समझ जाएंगे बच्चों कि दोनों ही पिंडों में से है ना किसी न किसी एक पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, है ना, या दोनों ही पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। हम लोग ऐसा भी कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि यदि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल का मान ज़्यादा होगा तो दोनों पिंडों का द्रव्यमान भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इनमें से किसी एक पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, है ना। तो बल का मान द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है बच्चों, है ना। तो चलिए इसी के रूप में हम लोग उसको परिभाषित करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर देखिए माना है कि नहीं, इसी अर्थ पे हम लोग परिभाषित करेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो है एक देखिए पृथ्वी है, मान लेते हैं कि ये एक पृथ्वी है बच्चों, ये क्या है, अर्थ है मेरा, है ना, ये अर्थ है। तो अर्थ है और ये m द्रव्यमान का वस्तु है, तो दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा बच्चों। यदि दोनों के बीच की दूरी यदि r है, हम लोग दिखा देते हैं कि दोनों के बीच की दूरी यदि r है तो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, हम लोग जानते हैं। तो मान लेते हैं देखिए कि माना पृथ्वी, देखिए m द्रव्यमान, देखिए m द्रव्यमान के पृथ्वी, m द्रव्यमान के पृथ्वी है ना से r दूरी पर, है ना, r दूरी पर m द्रव्यमान स्थित है ना, m द्रव्यमान स्थित है, m द्रव्यमान स्थित है। तो दोनों के बीच है ना, दोनों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच लगने वाला बल हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू G/m और बाय यहाँ पर हो जाएगा r², ये चीज़ हम लोग जानते हैं बच्चों, है ना। तो आप देखिए मान लेते हैं कि ये वस्तु जो है पृथ्वी से बाहर है और यदि ये स्वतंत्रता पूर्वक यदि गिर रही होती है तो इस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है, जी, हम लोग गुरुत्व त्वरण कहते हैं, तो है ना, इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। तो m द्रव्यमान में उत्पन्न गुरुत्व त्वरण, देखिए m द्रव्यमान में उत्पन्न गुरुत्व त्वरण, m द्रव्यमान में उत्पन्न गुरुत्व त्वरण तो कितना हो जाएगा, हम लोग अभी तुरंत एक्सप्रेशन निकाले बच्चों, गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, Gm/ ये हो गया r²। तो इसका मतलब है कि समीकरण 1 में यदि ये मान हम लोग रख दें, समीकरण 1 में, है ना, देखिए समीकरण 1 में यह मान रखने पर, समीकरण 1 में यह मान रखने पर तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए F इज इक्वल टू Gm/r² की जगह हम लोग g रख देंगे और यहाँ हमको मिल गया m, तो Gm या mg जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस मास को, है ना, इस मास को हम लोग परिभाषित करते हैं। तो देखिए m इज इक्वल टू कितना हो गया, F/ यहाँ पर हो जाएगा g, m इज इक्वल टू हो गया F/g। तो इसी मास को हम लोग गुरुत्व, है ना, द्रव्यमान करते हैं। देखिए इसी मास को या इसी द्रव्यमान को, है ना, इसी द्रव्यमान को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं, है ना, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं, इसी द्रव्यमान को गुरुत्वीय द्रव्यमान हम लोग कहते हैं बच्चों, है ना। अब देखिए इसका परिभाषा क्या हो गया कि दो पिंडों के बीच में, पृथ्वी तथा पिंड के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी के कारण उसमें उत्पन्न होने वाला गुरुत्व त्वरण के अनुपात के रूप में उसको हम लोग परिभाषित करते हैं। समझ में आ गया। देखिए पृथ्वी के कारण, देखिए पृथ्वी के कारण पिंड पर या द्रव्यमान में लगने वाला बल, है ना, देखिए पृथ्वी के कारण द्रव्यमान में लगने वाला बल तथा गुरुत्व त्वरण,
है ना, तथा गुरुत्व त्वरण के, है ना, तथा गुरुत्व त्वरण के अनुपात को, है ना, अनुपात को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहा जाता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान कहा जाता है, गुरुत्व द्रव्यमान कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा बच्चों कि द्रव्यमान यदि ज़्यादा होगा तो बल का मान ज़्यादा होगा, और यहाँ त्वरण तो नियत होता है ना, ये तो गुरुत्व त्वरण का किसी भी पिंड में उत्पन्न गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 होता है। आप लोग जानते हैं गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 होता है। तो F यदि ज़्यादा होगा तो द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ अनुपात जो होता है ना, ये सटीक अनुपात ही जो है हम लोगों को गुरुत्व द्रव्यमान के बारे में बतलाता है बच्चों। लेकिन ये दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट नहीं करना है कि गुरुत्व द्रव्यमान हो चाहे आपका क्या कह रहे हैं जड़त्व द्रव्यमान होता है, दोनों आपस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ऐसी कोई बातें नहीं होती है, दोनों समान चीज़ होता है। चलिए हम लोग उसको आपको परिभाषित भी करके दिखा देते हैं, अन्यथा आप जो है ना दोनों के बीच में हमेशा अंतर कहेंगे कि गुरुत्व द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्व द्रव्यमान और एक गुरुत्व द्रव्यमान। ऐसी कोई बातें नहीं होती, द्रव्यमान एक ही प्रकार के होते हैं, वो द्रव्यमान। लेकिन उसके अध्ययन की दृष्टि से एक जड़त्व द्रव्यमान है ना, जब गति के संदर्भ में दिया जाता है तो वहाँ पे हम लोग उस द्रव्यमान को कॉन्सेप्ट करते हैं कि वो क्या है, कि जड़त्व द्रव्यमान है। और जब गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जब द्रव्यमान को परिभाषित किया जाता है तो उसको गुरुत्व द्रव्यमान के अंतर्गत रखा जाता है ना। तो आखिर द्रव्यमान दो प्रकार के नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग उसी बात को साबित करने का भी प्रयास करते हैं बच्चों कि ये द्रव्यमान दो प्रकार के नहीं होते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक बातें यहाँ पर बताता हूँ कि ये देखिए, मान लेते हैं कि एक पृथ्वी है बच्चों, इसका द्रव्यमान हो गया m और इसकी त्रिज्या हो गई r, है ना। तो अब यहाँ पर दो पिंड है ना, दो पिंड में ले लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर दो आप देख पा रहे हैं कि इस पिंड का जड़त्व द्रव्यमान m है ना, m i है या एम ए है, और इस पिंड का जड़त्व द्रव्यमान एम बी है, और इसी पिंड का गुरुत्व द्रव्यमान भी एम ए डैश है ना, और इसी पिंड का गुरुत्व द्रव्यमान एम बी डैश है। तो ये कौन सा द्रव्यमान हो गया बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। इसको कौन सा द्रव्यमान कहेंगे, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं, है ना। और इसको कौन सा द्रव्यमान कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान, है ना। इसको हम लोग कहेंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, माना देखिए, माना कि m द्रव्यमान, देखिए m द्रव्यमान के पृथ्वी, है ना, पृथ्वी है ना, जिसकी त्रिज्या r 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 है, के है ना, के सतह के ऊपर, के सतह के ऊपर दो द्रव्यमान रखा गया है ना, दो द्रव्यमान रखा गया है, दो द्रव्यमान रखा गया है, जिसका जड़त्व द्रव्यमान क्रमशः, जिसका जड़त्व द्रव्यमान, जिसका जड़त्व द्रव्यमान क्रमशः एम ए तथा एम बी है, एम ए तथा एम बी है, और गुरुत्व द्रव्यमान, और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्रमशः, है ना, और गुरुत्व द्रव्यमान क्रमशः एम ए डैश तथा एम बी डैश है। तो आप हमको बताइए कि इस, है ना, द्रव्यमान और तथा पृथ्वी के बीच में लगने वाला क्या होगा बल। देखिए एम ए डैश, ये क्या हो गया, गुरुत्व द्रव्यमान हो गया। एम ए डैश तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, है ना, तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, तो पृथ्वी के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे, है ना। ये बल हो जाएगा F इज इक्वल टू, है ना, ये बल हो जाएगा F इज इक्वल टू जी एम, है ना, डैश एम, और बाय यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर। इस प्रकार होगा, ये पृथ्वी की सतह पर यदि हो या कुछ भी हो, थोड़ा सा ऊपर ही है ना। तो अब इसी प्रकार M, है ना, एम बी डैश तथा पृथ्वी के बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, है ना। इस बल को हम लोग एफ ए कह देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ए, है ना, ये है ना, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। एम, है ना, बी डैश तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, के बीच लगने वाला बल, तो हम लोग क्या कहेंगे, एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम बी डैश,
एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर एम डैश का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये गुरुत्व द्रव्यमान है। अब दोनों का अनुपात ले लेंगे, दोनों का अनुपात लीजिए तो देखिए दोनों का अनुपात है ना, दोनों का अनुपात लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एफ ए बाय एफ बी यदि हम लोग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एफ एम ए डैश एम और बाय यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर बाय जी, ये हो गया एम बी डैश एम और बाय यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस दोनों को यदि काटेंगे बच्चों तो जी जी कैंसिल, एम कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। तो डेट सिंप्लाइज एफ ए बाय एफ बी का वैल्यू जो मिला हमको वो एम ए डैश बाय एम बी डैश मिला, है कि नहीं? इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे बच्चों। इस बात को याद रखना है ना, इस तथ्य को आप लोगों को याद रखना है कि दोनों द्रव्यमान जैसे एम ए डैश और एम बी डैश द्रव्यमान के बीच में पृथ्वी तथा है ना द्रव्यमानों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात आया वो कितना आया? एम ए डैश बाय एम बी डैश आया, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ फिगर इस प्रकार बनाया था, उसको एक बार आप फिर से देखेंगे कि ये एम द्रव्यमान का पृथ्वी था, इसकी त्रिज्या आर थी। यहाँ पर 2 द्रव्यमान मैंने रखा था जिसका जड़त्व द्रव्यमान एम ए डैश है ना और एम बी डैश था। ये था गुरुत्व द्रव्यमान उसका, ये था क्या? उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान था बच्चों, ये इसका गुरुत्व द्रव्यमान था और जड़त्व द्रव्यमान जो था वो एम ए था और एम बी था, है ना। अब हम लोग कल्पना करते हैं कि दोनों पिंड यदि पृथ्वी की सतह पर गिरना शुरू होती है कि दोनों पिंड पृथ्वी पर गिरना शुरू हो, तो अब देखिए यदि देखिए मान लिखते हैं यदि दोनों पिंड देखिए यदि दोनों पिंड है ना, यदि दोनों पिंड पृथ्वी की ओर यदि दोनों पिंड पृथ्वी की ओर गिरती है, पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा जी। तो पिंडों में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा? तो पिंडों में उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा? जी होगा। तो यहाँ गति का नियम लगेगा, न्यूटन के गति का नियम का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही पिंड गति करना शुरू कर दी है ना। तो इस स्थिति में हम लोग जो बल लग रहा है बच्चों तो वो एम ए, देखिए एम ए द्रव्यमान पर बल कितना हो जाएगा? एम ए द्रव्यमान पर बल, एम ए द्रव्यमान पर बल कितना हो जाएगा? हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि एम ए और हो जाएगा जी, इतना बल हो जाएगा। तो इस बल को भी हम लोग एफ ए कहेंगे क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के कारण ही था और ये वस्तु यदि गिर रही है तो वो भी पृथ्वी के कारण ही होगा। इसका मतलब है कि गिरने की अवस्था में पृथ्वी उस पर बल लगाएगी, एफ ही बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में भी दोनों ही पर बल एफ ही लगेगा। इसका मतलब ये बल का मान परिवर्तित नहीं होगा। आप लोग ये बात देख चुके हैं जब गुरुत्व त्वरण का मैं व्यंजक प्राप्त कर रहा था, है ना। तो इसी प्रकार एम बी द्रव्यमान पर बल कितना हो जाएगा, है ना, एम बी द्रव्यमान पर बल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एम बी जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी। अब दोनों बल का अनुपात ले लेंगे, लिखिए दोनों बलों का अनुपात, है ना, दोनों बलों का अनुपात लेंगे, दोनों बलों का अनुपात इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ ए बाय ये हो गया एफ बी इज इक्वल टू एम ए और एम ए जी और बाय यहाँ पर हो जाएगा एम बी जी। तो जी जी कैंसिल हो गया, तो दोनों बल का अनुपात कितना निकल गया? एफ ए है ना बाय एफ बी इज इक्वल टू एम ए बाय हो जाएगा एम बी, है ना। इसको समीकरण नंबर हम 2 कहेंगे। तो समीकरण नंबर 1 आप जो अपने कॉपी में लिखे हैं बच्चों उसको आप देखें कि एफ ए बाय एफ बी इज इक्वल टू एम ए डैश निकला हुआ था बाय एम बी डैश निकला था और यहाँ पर क्या निकला है? एफ ए बाय एफ बी इज इक्वल टू एम ए बाय एम बी निकला हुआ। इसका मतलब है कि दोनों ही समीकरण आपस में बराबर हैं, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि समीकरण 1 है ना बराबर समीकरण 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही पृथ्वी के कारण, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो वो भी पृथ्वी के कारण ही है और वस्तु यदि गिर रहा है तो उसमें भार जो होगा वो पृथ्वी के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। इसलिए दोनों ही स्थिति में ए पिंड पर लगने वाला बल और बी पिंड पर लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर होगा। तो दोनों को यदि हम लोग समान रूप से यदि लिखेंगे बच्चों तो समीकरण 1 में हो जाएगा एम ए डैश बाय यहाँ होगा एम बी डैश और ये हो गया एम ए बाय एम बी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही बलों का अनुपात दोनों ही स्थिति में आपस में बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एम ए डैश समानुपाती होगा एम ए का और यहाँ पर हो गया एम बी डैश समानुपाती हो गया एम बी का। इसका मतलब है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, है ना, दोनों ही द्रव्यमान एक ही प्रकार के हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन बातों से या इन तथ्यों से स्पष्ट होता है, देखिए इन तथ्यों से स्पष्ट है ना, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि दोनों
द्रव्यमान एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है बच्चों। तो गुरुत्व द्रव्यमान और जड़त्व द्रव्यमान सिर्फ अध्ययन के दृष्टिकोण से ही दोनों को विभाजित किया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होते हैं। तो इन बातों पर आप लोग गंभीर पूर्वक ध्यान दें बच्चों, और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, है ना। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इसे समझने का प्रयास करें, इसे नोट्स बनाएं। यदि कुछ भी बातों का दिक्कत होती है तो उस बात को कमेंट में लिख करके भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचाता हूं बच्चों, है ना। तो ठीक है बच्चों, है ना, आप लोग अच्छे तरह से मन लगा करके पढ़ें, आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें, शेयर करते रहें और इसे लाइक करते रहें बच्चों। आप लोगों ने आज जो मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।